हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राजता और आपका e-vidyarthi.in में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सब अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल ठीक हो। और जैसा आप जानते ही हो, हम लोग आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ 4 है आपका वायु, आपकी भूगोल की किताब से। तो इसके सारे पहले विषय देख लेते हैं हम लोग। विषय इसमें सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा परिचय दूंगी इस पाठ का कि ये पाठ किस चीज पर आधारित है। उसके बाद वायुमंडल का संगठन, फिर आएगा वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना के बहुत सारे भाग हैं जो उसके साथ में करवा दूंगी, जैसे कि शोभ मंडल हो गया, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिमंडल और बाह्य वायुमंडल। फिर आ जाएगा मौसम एवं जलवायु यानी कि वेदर और क्लाइमेट, इसके बारे में भी जानेंगे। तापमान यानी कि टेम्परेचर, और वायु दाब, पवन, आर्द्रता। ठीक है, तो ये सारे हमारे विषय होंगे। भाई बहुत सारे विषय हैं इस पाठ के अंदर, लेकिन मैं घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही ज्यादा सरल सा पाठ है ये। और जैसे आप जानते हो, जितने भी ये नोट्स वगैरह होते हैं ना, e-vidyarthi.in की वेबसाइट पे होते हैं, आप जाके देख सकते हो उनको। मैं नोट्स सारे जो लिखवाती हूँ वो सब आपको वहां मिल जाएंगे। ठीक है, तो किसी और भाई देरी करे बगैर वगैरह वगैरह जो भी है, परिचय से एक शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं बकबक करने की मेरी आदत जाएगी नहीं। तो परिचय पे आते से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत ये बताना चाहती हूँ कि मेरी भी एक वक्त में, जब मैं आपकी उम्र में थी, तो यही मेरे दिमाग में चलता था कि वायु ही तो है, हवा ही तो है, इसमें क्या होगा, हवा आ गई होगी, प्रकृति माँ ने बना दिया है, बस हमें सांस लेने से मदद करती है। बस यही मेरे दिमाग में रहता था और कुछ नहीं रहता था। लेकिन जितना हम वायु को साधारण समझते हैं, जितना उसे आम समझते हैं कि वो कुछ नहीं करती, सिर्फ हवा है, ये हवा है जो जिससे हम सांस लेते हैं और बचे हुए हैं बस। लेकिन ऐसा नहीं है, वायु का बहुत सारे काम होते हैं। हमें कड़ी धूप से यानी कि सूरज के ताप से बचाने का, ठीक है, और ठंडी से बचाने का। मैं वायुमंडल की भी बात कर रही हूँ और अलग से वायु की भी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो वायुमंडल में ही वायु आ जाता है। पृथ्वी वायु के एक विशाल आवरण से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। अगर मैं बोलूं कि वायुमंडल को क्या कहेंगे, तो इसे अंग्रेजी में एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, जिसके अंदर ऊपर आपका एक एरोप्लेन उड़ सकता है, सब कुछ उड़ सकता है। ठीक है, और एयर फुग्गा बलून मतलब जिसको आप शायद एयर बलून ही कहते हैं ना, एक बड़ा सा होता है जिसपे लोग घूमते हैं, वो उड़ता है। ठीक है, आप एक तरीके से ये जो चादर देख रहे हो, ये पूरा चादर एटमॉस्फेयर है या वायुमंडल कहलाता है। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर या वायुमंडल की एक परत के बारे में पता है। हमें ये भी पता रखना चाहिए कि ऐसी बहुत सी परत दर परतें हैं जिसके अंदर हम नहीं जा सकते, निषेध है हमारा जाना। ठीक है, कैसे करके आपने देखा होगा कि कैलाश पर्वत जो है, ओम पर्वत जो है, उसके ऊपर कोई जहाज तो पानी पे चलता है, कोई एरोप्लेन नहीं चल सकता है, कोई भी वायु विमान कोई नहीं चल सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन रेट बहुत ज्यादा कम है। वहां बहुत आपको सांस लेने में दिक्कत होगी अगर आप चढ़ोगे तो। मैं कल ही कैलाश पर्वत के बारे में थोड़ा पढ़ रही थी। तो वैसे ही आप ले सकते हैं कि पृथ्वी के बाहर भी कुछ ऐसी परतें हैं जहां पे हम नहीं जा सकते, या अगर जहां पे आपको जाना है तो रॉकेट की सहायता से जाना पड़ेगा, उसको चीर के जाना पड़ेगा। आप जानते हैं मंगल ग्रह पे जा चुका है हमारा रॉकेट, जा चुका है चंद्रमा में हम पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर आप ऐसे बोलेंगे कि भाई मनुष्य तुम चले जाओ, या फिर एरोप्लेन को बोलोगे कि वहां पर चले जाए, तो वो नहीं जा पाएगा, वो सिर्फ पृथ्वी के अंदर ही घूम सकता है। सो ऐसी बहुत सारी परतें हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे। मुझे तो लगता था सिर्फ वायु है बस, एटमॉस्फेयर भी है बस, इसके आगे शायद कुछ है नहीं। इसके आगे ग्रेविटी है, उसके बाद सारे ग्रह आ जाते हैं, मंगल शनि वनी सब आ जाते हैं, बस इतना ही है शायद ये विज्ञान के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही ज्यादा जड़ में अगर आप घुस के देखो तो बहुत सारी चीजें बाहर निकलती है। तो आपको याद रखना है कि ये जो वायुमंडल है यानी कि एटमॉस्फेयर है, इसको बोला जाता है, पूरी धरती को उसने ढक रखा है। ठीक है, एक परत की तरह ढक रखा है। ठीक है, इसके बाद सभी जीव वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। ये बहुत ही
आम बात है, बताने की जरूरत नहीं है कि वायुमंडल हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। वायुमंडल ही नहीं रहेगा ना, हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत आएगी। भाई ऑक्सीजन नहीं होगा, अभी के अभी मर जाएंगे, ठीक है। और सिर्फ हमें नहीं, कोई भी जीव जंतु सब हो गए, क्योंकि पौधों को ले लीजिए तो पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उनको भी किसी ना किसी तरीके से चीजें चाहिए होती हैं जो हमारे आसपास के वायु में मिली होती हैं, वो सब चीजें उनको भी चाहिए होता है अपना भोजन बनाने के लिए या अपना एक तरीके से पालन पोषण के लिए। तो पौधे ले लीजिए, जीव ले लीजिए, जीवाणु, हम लोग सब वायुमंडल पे निर्भर जरूर है, ठीक है। सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभावों से हमारी रक्षा करता है, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है और रात में हमें ठंड से बचाता है। अब वायुमंडल के अंदर ही ओजोन लेयर भी होता है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, ओजोन लेयर। ये एक लेयर होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर ही होती है, पतली सी लेयर होती है, ठीक है। तो ये लेयर क्या करती है, ये लेयर हमें सूर्य की ताप यानी कि यूवी रेडिएशन से बचाती है। साथ ही साथ जब आप जानते हैं चंद्रमा भी कितना ठंडा है, ठीक है, और सूर्य कितना गर्म है, तो इन दोनों के ही अलग अलग तापमान से हमें ये बचाता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर ले लीजिए, ओजोन ले लीजिए, सब कुछ हमारे लिए बहुत जरूरत है। देखिए बात कितनी अटपट है कि यार हम लोग प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, वो हमें बेचारी बचाती रहती है। कभी प्रदूषण करते हैं, कभी बहुत ज्यादा गर्मी फैलाते हैं। ये आप देखते हो ना, वाहन वगैरह चलते पीछे से कितना गर्मी छोड़ते हैं, बस वगैरह चलती है कितना गर्मी छोड़ती है। हम लोग जीवाणु का ख्याल नहीं रखते हैं, पौधों का ख्याल नहीं रखते हैं, प्रकृति को नाश ही नाश करते रहते हैं। फिर भी बेचारी प्रकृति हमारे लिए कितना कुछ करती है। सब प्रकृति माँ की तो देन है, पृथ्वी एक प्रकृति माँ की देन है। और देखा जाए तो मैं जानती हूँ ब्रह्मदेव ने बनाया है, लेकिन प्रकृति माँ भी है जो हमें हर तरीके से सहायता करती है, पानी देती है, हवा देती है, स्थल देती है, यानी कि जगह जो नीचे जो सतह है, जो जमीन है वो देती है, जिसके ऊपर हम घर बनाए, चल पाए, बहुत कुछ करती है। हमें उसका शुक्रिया करना चाहिए, ना कि उसको हानि पहुंचानी चाहिए। तो रात में हमें ठंड से बचाती है और सूर्य के ताप से बचाती है। सूर्य का ताप आप जान भी नहीं सकते कि कितना होता है, ठीक है। और एक छोटा सा मैं आपको फैक्ट बताती हूँ। जब सूर्य के ताप का पता चल रहा था ना, वैज्ञानिक पता कर रहे थे, उससे कहीं सैकड़ों साल पहले ही हमारी हिंदू पुराणों में पता चल चुका था कि सूर्य का ताप कितना है। और मैं जान के आपको आश्चर्यता होगी कि हनुमान चालीसा के अंदर ही तुलसीदास ने सूर्य का ताप लिख दिया था, ठीक है। वो योजन पर भानुताई मधुर फलजान से करके पूरा लिखा हुआ है। तो उसी के अंदर योजन भी बता दिया है कि कितना सूर्य का ताप है वैज्ञानिकों से पहले। तो आपको याद रखना है कि भाई सूर्य का जो ताप होता है हमें एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल उससे बचाता है। एटमॉस्फेयर का एक भिन्न पार्ट है, आप ले सकते हो ओजोन लेयर। ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर का ही एक भागीदार है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर हमें चांद की ठंडक से बचाता है, बहुत ठंडक से बचाता है। मैं बता नहीं सकती चांद की ठंडक कितनी होती है और सूर्य का ताप कितना होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रीन हाउस गैस और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प शामिल है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं दोस्तों, इसके अंदर कुछ नाम मैंने आपको बताया, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन और कुछ पानी के कण और कुछ मिट्टी के कण वगैरह वगैरह, ये सब हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में शामिल होते हैं, ठीक है। हमारी पृथ्वी की जो हवा चल रही होती है ना, उसमें ये सब चीजें होती हैं, शामिल होती हैं, ठीक है। अब जरा इसको देखेंगे ना, ग्रीन हाउस गैसेस की। अब इफेक्ट क्या होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। क्या होता है ना, पृथ्वी हमें इतना नहीं पता, मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा पता होगा, लेकिन इतना गहराई से नहीं पता कि पृथ्वी गर्म किस वजह से होती है। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। सूरज की रोशनी इस पर पड़ रही है, ठीक है। सूरज की रोशनी कभी कभार ऐसे करके से चली भी जाती है, मतलब आई और एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल ने हमें बचा लिया, ढक के तो रखा ही हुआ है, तो वो कभी कभी ऐसे
छटक के वहां चली जाती है, यानी कि वापस से वो गुरुत्वाकर्षण में चली जाती है, वापस से चली जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ जो सूर्य की गर्मी होती है वो हमारे पृथ्वी के अंदर भी घुस जाती है। अब वो कैसे घुसती है दोस्तों? वो इस तरीके से घुसती है कि ये जो गैसेस वगैरह होते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन वगैरह, जितने भी बहुत हानिकारक गैस है, ठीक है, मीथेन, ये सब गैसेस जो है, मैं नाम पीछे और भी बताऊंगी आपको, इसमें मत देखिए, मैं और पीछे से अलग से बता दूंगी नाम। वो सारे जितने भी गैस हैं वो हमारे धरती के इसमें वायु में रहते हैं, ठीक है, हवा में रहते हैं। तो क्या होता है, ये ऐसे गैस होते हैं जो गर्मी को पकड़ लेते हैं, ठीक है, ऐसे गैस होते हैं जो गर्मी को चिपक लेते हैं और पकड़ लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही सूर्य की ताप आ रही होती है और ये गैस जितना भी हमारी धरती में भरा होगा उतना ही गर्मी को पकड़ेगा और इससे हमारी धरती और गर्म हो जाएगी। समझे आप? ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैसेस ये होते हैं, ठीक है। ये कुछ, और ये जो गैसेस हैं वो आते कहाँ से है वो भी हम पता करेंगे, कहाँ से आते हैं। पहले इनका नाम देखते हैं कि कौन कौन से गैसेस होते हैं दोस्तों। ये सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ही कम मात्रा में होना चाहिए प्रकृति के अंदर, लेकिन ज्यादा मात्रा में होता है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। इंडस्ट्रियल गैसेस में कौन कौन से आ जाते हैं? इंडस्ट्रियल गैसेस यानी कि आप देखते हो ना, इतनी बड़ी फैक्ट्रियां खुली हुई हैं, उसमें से इतना सारा धुआं निकलता है, मतलब मुझे तो चिड़न सी मच जाती है, इतना दूर से इतना सारा धुआं निकल रहा होता है और वो धुआं हमारी नथों में जा रहा होता है। हम इतने सारे अलग अलग तरीके की बीमारियां दे सकते हैं, मैं समझा भी नहीं सकती। कोविड जब आया ना तो उसने हमें एक सीख जरूर दी है, भले ही मतलब शायद 1-2 दिन पहले ही बात हुई है, मेरी दोस्त थी, तो वो कह रही है अब तो मास्क मैं नहीं पहनूंगी, अब कोविड खत्म हो गया। मैंने बोला कोविड खत्म हो गया ठीक है, समझ आता है, लेकिन प्रदूषण तो खत्म नहीं हुआ है और तेरे मुंह में जो छिद्र वगैरह आ जाएंगे, दाने वगैरह आ जाएंगे, वो सब इस प्रदूषण की वजह से आएंगे, गंदगी की वजह से आएंगे। अगर तुझे अपनी सांसों को सुरक्षित रखना है तो मास्क जरूर पहन, ठीक है। हम मास्क दूसरों को देख के पहनना बंद कर देते हैं, वो चीज बहुत गलत है। वो दूसरा वो जो कर रहा है, ठीक है, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर रहा है, वो उसके हाथ में है, ठीक है, वो गलती कर रहा है, लेकिन आप ये गलती मत करो। आप मास्क पहन के रखो, सिर्फ ये कोविड से ही नहीं बचाता, ठीक है, कोविड वगैरह जितना भी खत्म हो जाए, लेकिन आपको ये प्रदूषण से बचाएगा, गंदी बीमारी लगने से बचाएगा। आपके गले में खराश वराश अचानक से हो जाती है, बीच में बहुत हुआ था, दिवाली के बाद इतना प्रदूषण हो गया था कि लोग मास्क लगा के घूम रहे थे। तो यही भाई कारण ये नहीं है कि कोविड के लिए मास्क जन्मा है, मास्क बहुत पहले से जन्मा हुआ है और आपको सुरक्षित रखने के लिए जन्मा हुआ है। तो कोई पहने ना पहने, आप जरूर पहनिए। मेरे साथ ये हुआ था कि एक बार मैं पिकनिक में गई थी, तो मैंने मास्क पहन रखा था, वो धूल मिट्टी वाला ग्राउंड था, वो मैंने पहन रखा था। मेरे सब मजाक उड़ाते थे कि अरे क्या बहुत ज्यादा प्रदूषण चल रहा है क्या, ये वो। मैंने जाओ जो करना करो। फिर अगले दिन मेरे दोस्त को खराश बहुत ज्यादा हो गई, कह रहे मेरे मुंह में मिट्टी वगैरह चल गई। मैंने बस हीरो है हम, हीरो। तो भाई हम अपनी सुरक्षा के लिए मास्क पहनते हैं, इसमें क्या हो गया, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल गैसेस में कौन कौन से नाम आ जाते हैं, यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह से धुआं वगैरह निकल रहा होता है, तो उसमें आ जाते हैं परफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। मेरी ना जीभ हो गई है, ठीक है। तो ये सारे नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं बता रही हूँ कि गैसेस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब नाम रख लीजिए यार, थोड़े बहुत 2-3 नाम आसान वाले। कार्बन डाइऑक्साइड का तो आपको नाम याद रह जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने दूर दूर से तो देखा, ऐसे बड़े बड़े खंभे दिख रहे होते हैं मुझे सड़क से, बहुत सारा धुआं निकल रहा होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन हाँ यार, फैक्ट्री बनाना बंद नहीं कर सकते ना, वो तो चलता रहेगा। फैक्ट्री में काम होता है, कपड़े बनते हैं, ये बनता है, आयरन, कहीं पे लोहा बन रहा है, कहीं पे कुछ बन रहा है, तो वो तो चलता रहेगा। इसलिए तो कहते हैं जितना भी आप आबादी बढ़ाएंगे उनकी और भी ज्यादा जरूरतें बढ़ेंगी, और ऐसी करके फैक्ट्री में बहुत सारा सामान भी बनेगा और इतना ही ज्यादा प्रदूषण भी होगा, ठीक है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव ये होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, यही मैंने जो डायग्राम में आपको पीछे समझाया था वही ग्रीन हाउस प्रभाव था, कि बहुत सी गरम गरम किरणें होती है, गरम धूप का वो होता है जो छटक के वापस चला जाता है, ठीक है वो। लेकिन बहुत सा ऐसे जितना भी ये सब गैसेस हमारे पृथ्वी के अंदर होंगे, ऊपरी भाई वायु के अंदर होते हैं ना, वायु तो ऊपर भी रहता है, एटमॉस्फेयर के पास भी रहता है,
तो वो पकड़ लेंगे, जैसे गर्मी ऐसे आई पकड़ लेंगे और पकड़ के फिर हमारे हर पूरे पृथ्वी पे घूमेंगे, ठीक है। और गर्मी और बहुत ज्यादा गर्मी करेंगे। आज ही मैं आ रही थी, बाप रे बाप, मतलब मैंने सनस्क्रीन लगा रखी थी। मैंने बोला भाई, मतलब मेरे एक भाई है, उसका यहाँ पूरा काला और यहाँ पूरा सफेद। मैंने बोला अफ्रीका इंडिया का बॉर्डर बना हुआ है, तो नया बॉर्डर बना दिया तूने। मतलब ऐसा सा लग रहा था, इतना गंदा सा। मैं डर डर के हमारे सनस्क्रीन वगैरह भाई पोता फिर मैं गई, लेकिन इतना डर लग रहा था कि यार ये भी क्या ही बचा लेगा। इतनी तपती गर्मी, इतनी मतलब इतना ज्यादा गर्माहट मैंने आज तक महसूस नहीं करी जितनी तब थी, ठीक है। मतलब अभी मैं आई तो तब थी, तपता हुआ, मतलब मैं सोच रही हूँ जानवरों का क्या हाल हो रहा होगा। पानी वगैरह आप समझ लो रोटी बना लोगे, इतनी गर्मी चल रही है इस वक्त पे। ये मैं गर्मी के वक्त पे ही बना रही हूँ वीडियो, तो इसलिए बता रही हूँ। गर्मी भाई भयंकर गर्मी है, भयंकर वाली पैर जल रहे थे मेरे। तो ग्रीन हाउस प्रभाव देखिए, कुछ इन सब चीजों की वजह से ही गर्मी ज्यादा बढ़ती है। आप सोच रहे हो भाई सूर्य बहुत ज्यादा गर्म हो गया, सूर्य हर वक्त ही गर्म रहता है। सूर्य तो हर वक्त गर्म रहता है, वो हर वक्त ही गर्म रहता है, लेकिन ये जो इंडस्ट्री में से जो गैसेस निकल रहे हैं जिनकी हमने बात करी, ये जितने बढ़ेंगे उतनी गर्मी को पकड़ेंगे और ये हमारे वातावरण में घूमते रहेंगे और भी ज्यादा पृथ्वी को गर्म बनाएंगे, ठीक है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी की सतह को गर्म करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस वातावरण में गर्मी को पकड़ती है। यहाँ से समझ आ गया होगा कि वातावरण को कितनी ज्यादा जल्दी वातावरण में गर्मी ये पैदा करते हैं ये गैसेस। कुछ इस तरीके से रेट बढ़ता रहता है, मतलब गुस्सा भी आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत चार्ट वगैरह देखेंगे तो ये मैं बता रही हूँ कि सब गैसेस कितने और कहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। पहला है कि कुछ ऐसी एनर्जीज है जिससे निकल रहे हैं 10%, ठीक है। इंडस्ट्री, जैसे मैंने आपको बताया फैक्ट्री वगैरह से धुआं निकलता है, उससे 21% ये ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ये सब निकलते हैं, मीथेन वगैरह। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC भी बोल सकते हो आप इसे। ट्रांसपोर्टेशन से 14% निकलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि तभी वाहन की गतिविधि होती है, बस से धुआं निकल रहा है, गाड़ी से धुआं निकल रहा है, धुआं। और फिर ठंड में तो इतने सारी लकड़ियां जलती है कि उस वक्त पे बहुत ही ज्यादा प्रदूषण होता है। फिर बात करें, और ठंड में दिवाली भी आती है। फिर बिल्डिंग में यानी कि इमारत के निर्माण के वक्त पे भी आपने देखा होगा, मैं इतने सारे पत्थरों को गिरा दूं तो उससे भी वो टूट के एक धुआं बनाएगा। अगर मैं बात करूं कि एक पत्थर को आप मिक्सर में डालकर उसको चूरा बना दीजिए और ऐसे कर दीजिए तो वो भी धुआं ही बन जाएगा, वो वायु में घुस जाएगा, ठीक है। वो भी हानिकारक है हर चीज। आप पत्थर को तो नहीं खा सकते ना, पत्थर को खाओगे तो पेट में क्या हो जाएगा आप भी जानते हो। नहीं जानते तो ये जान के रखो कि जो भी होगा अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्डिंग से 6% निकलता है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री से निकलता है 21%। अरे नहीं, मैं गलत बोल रही हूँ, 24% एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और अदर लैंड यूज, यानी कि खेती बाड़ी से निकलता है। खेती बाड़ी से आप सोचो, खेती बाड़ी से कैसे निकल सकता है? तो बताऊं तो खेती बाड़ी से भी निकलता है। उधर मैन्योर और फर्टिलाइजर ये सब केमिकल से बने रहते हैं। मैन्योर तो नहीं, मैन्योर प्राकृतिक तरीके से बनता है, लेकिन फर्टिलाइजर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी उपजाऊगृति बढ़ाने के लिए। फिर ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, उनको पता होगा कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा केमिकल होता है, बहुत ज्यादा। तो वहां से भी निकलता है। साथ ही साथ जब आप एक जमीन को, आपने देखा होगा खुदाई चल रही होती है, ड्रिल चल रहा होता है, या फिर माइनिंग यानी कि खनिज निकालना, खनिज खनन, सतह का खनन चल रहा होता है, लोहा निकालना, सोना निकालना, उस वक्त पे भी बहुत प्रदूषण होता है। उस वक्त पे भी हवा के अंदर वहां पे मिट्टी ही मिट्टी भर जाती है, ठीक है। और पेड़ों को काटने की वजह से, पेड़ काटना वो बहुत ही गलत बात है। पेड़ ही तो है जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पृथ्वी के अंदर वायु के अंदर घुसा हुआ है, वो पेड़ उसको सोखता है, वो और अच्छी बात है। लेकिन अगर पेड़ काट दोगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नथों में जाएगा सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे वो वाले राज्यों की बात हो रही है भाई, जो सबसे ज्यादा या सबसे कम फैलाते हैं ये गैस वगैरह, ठीक है। चाइना 30% फैलाता है ये सारे गैसेस। उधर काम बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ी आबादी है, तो उनके लिए जरूरतें बहुत है। और इंडस्ट्री, फॉरेस्ट्री जितना भी हमने पढ़ा वो सब के मिला के चाइना 30% ये गर्मी करने वाले गैस को निकालते हैं अपने राज्य से।
उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें यानी कि यूएस की बात करें तो 15% होता है। ईयू यानी कि यूरोप की बात करें, यूरोपियन यूनियन, तो 9% यूरोपियन यूनियन। इंडिया 7%, इंडिया काफी कम। उसके बाद जापान भी आता है 4%, उसके बाद रशिया फेडरेशन आता है 5%। तो सबसे ज्यादा बात करें तो चाइना का है, क्योंकि शायद चाइना अभी पहले नंबर पे हो गया आबादी के अंदर। सोच लो यार, जितनी जरूरत बढ़ेगी उतनी फैक्ट्रियां खुलेंगी, उतने कपड़े बनेंगे, उतनी चीजें बनेंगी, उतना ही ज्यादा ये गैस निकलेगा फैक्ट्री में से और ये गैस पकड़ेगा गर्मी को। अब यहाँ पे जरा और देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। यहाँ पे यही बता रहे कि ये किरणें इधर आती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट यानी कि वापस मुड़ के चली जाती है, जो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन कुछ यहीं पे दफन रह जाती हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी गैसेस हैं जो उसको पकड़ लेती है, जिससे धरती गर्म हो जाती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ चली जाती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ यहीं पे भटकती रहती है, जो गर्मी करती रहती है। देखिए कुछ इस तरीके से, देख ही रहे हो आप क्या हो रहा है, ठीक है। ये तो समझा रही थी ना, देख रहे हो का हशर हो रहा है, वही वैश्विक तापमान कह सकते हैं और फंसिक गर्मी, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और वैश्विक तापमान, ठीक है, यही होता है। देख लो, ग्लोबल वार्मिंग भी समझते हैं। तापमान में वृद्धि का कारण बनता है ग्लोबल वार्मिंग। बर्फ पिघलने के लिए पौधे और जानवर का विलुप्त होना, पूर्व स्नो बंटिंग, बर्फीला उल्लू। देखिए क्या होता है अगर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, हमने पता कर लिया गर्मी कैसे बढ़ती है, सब पता कर लिया। तापमान कैसे बढ़ता है वो भी हमने पता कर लिया, कैसे करके गैस वगैरह गर्मी को पकड़ के तापमान बढ़ता है, हमने देखा। तो ये तापमान बढ़ रहा है, इंसान इसे झेल सकता है, एसी है, कूलर है, पानी है, ठंडा तरबूज खा के झेल लेगा। लेकिन ये प्रकृति के जो बच्चे हैं, जानवर, संतानें, जानवर, पक्षी, पशु, उनका क्या होगा यार। हम लोग तो यार अपने एसी में बैठे रहते हैं, उनको बाहर निकल के पानी तक नहीं देते। कल की बात है शायद, मेरे को, मैं बहुत ढूंढ रही थी, 2 कटोरियां ढूंढ रही थी, जल्दी से कटोरी उसको माला ढंग से, उसके अंदर पानी डाल के मैं जल्दी से रखती कि भाई मैं कुछ भी नहीं कर पा रही पर थोड़ा पानी तो दे ही सकती हूँ ना। वो लोग प्यासे बैठे होते हैं, मुझे पता है टंकियां खुली रहती हैं और वो लोग झील से पानी पी लेते हैं, लेकिन अगर आप रख दोगे कुछ बड़ा नहीं चला जाएगा, मेरी जायदाद तो नहीं चली गई जो मेरे पास है नहीं। तो वही यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कुछ जानवर भी विलुप्त हो जाते हैं, विलुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट हो जाते हैं अगर आप अच्छे से धरती को ना रखोगे, उसको मतलब गर्मी में गर्मी बढ़ाओगे। मैं आपको नहीं कह रही हूँ भाई, मैं आपको बस समझा रही हूँ कि बाकी लोग भी ऐसा करते हैं। तो धरती में जितना तापमान बढ़ेगा, बेचारे पशु पक्षियों की जान पे खतरा है, विलुप्त हो जाएंगे। क्योंकि भाई अगर बर्फ पिघलेगी, जो बर्फ में रहने वाले जानवर है खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जो पानी में रहने वाले जानवर है, वो पानी बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से वो सह नहीं पाएंगे, है ना। समुद्र के स्तर में वृद्धि बाढ़ का कारण बनती है। समुद्र में बहुत ज्यादा नीचे गर्मी हो जाएगी, पृथ्वी तो पूरे तरफ से गर्म होती है ना, नीचे गर्मी हो जाएगी, ज्वालामुखियां उठने लगेंगे, समुद्र गर्म हो जाएगा, बाढ़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फिर बात आती है हरे कछुए, डॉल्फिन, शार्क, व्हेल तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं, यानी कि वो बिल्कुल भी सह नहीं पाते हैं गर्म तापमान, बिल्कुल भी नहीं। जानवर, मैं कह रही हूँ जानवर नहीं सह पाते हैं। हम तो ऐसे जानवर है कि हम लोग, मतलब क्या बताऊं, हम क्या क्या चीजें, समझ लीजिए एक व्यक्ति सिगरेट, दारू वगैरह सब झेल जाता है, तो उसके लिए ये क्या ही बड़ी चीज होगी, ठीक है। और जाने तो भारत की बहुत सी आबादी गर्मी में सोती है, बाहर खटिया बिछा के सोती है ठंडी में, लेकिन यार ये पशु पक्षी के पास कोई साधन नहीं होता, ये लोग बहुत संवेदनशील होते हैं, यानी कि नहीं सह पाते हैं गर्मी वगैरह वगैरह। तो भाई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बेचारे जानवर, जैसे कि डॉल्फिन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, पानी में रहते हैं, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं, बोले जाए तो सेंसिटिव होते हैं। साथ ही साथ अगर उल्लू, जो ये स्नो बंटिंग तो पीछे आएगा, ये बर्फीला उल्लू है, ठीक है, हिम उल्लू भी कहते हैं इसको बर्फीला इलाका चाहिए होता है, लेकिन अगर इसको नहीं दिया जाए तो ये मर सकता है, एक्सटिंक्ट हो सकता है कहा जाए तो। उसके बाद समुद्री कछुए हो गए, समुद्र का पानी बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से बेचारे रह नहीं पाएंगे। फिर पेंगुइन हो गए, ये तो बिल्कुल ही बर्फ के बिना नहीं रह पाते, बर्फ के पानी के बिना। बर्फ पिघली तो भाई बहुत सारे जीव जीवाणु मर जाएंगे। स्नो बंटिंग, ये भी एक ऐसा प्राणी है जो बर्फ में रहता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से प्राणी हैं जिनको बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा अगर धरती और भी ज्यादा गर्म हुई तो। इसके लिए कुछ करना चाहिए दोस्तों। आई थिंक
विज्ञान वगैरह ये सब इसीलिए बने हैं कि इसका कुछ आविष्कार निकाले। आजकल ये सब हो रहा है, देखिए कि प्लास्टिक बंद कर दिया जा रहा है, पेपर बैग निकाला जा रहा है। कुछ ऐसी चीजें हम कर सकते हैं जिससे आप कह सकते हो कि धरती और एक अच्छी सुंदर जगह बन सकती है। ठीक है, तो शायद आप ही को मैं बता दूं कि आप भी कुछ कर सकते हो। अगर आप गर्मी को खत्म नहीं कर सकते हो तो पशु पक्षियों की मदद कर सकते हो। साथ ही साथ आप देखो, आपने तो कोई इंडस्ट्री नहीं खोल रखी, आपने तो वाहन नहीं चला रहे हो, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, लेकिन हाँ आप मदद जरूर कर सकते हो। पशु पक्षी के लिए पानी रख दीजिए, खाना रख दीजिए, बहुत आपको पुण्य मिलेगा। साथ ही साथ पशु पक्षी अगर कोई भी किसी को चोट लगी है उसको आप ठीक करने की कोशिश करिए। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं कि पौधा आरोपण कर सकते हैं। कोई भी पौधा उगाइए, उसको बच्चे की तरह पालिए, जब वो बड़ा हो जाएगा आपको बहुत खुशी होगी। तो जिस तरीके से बहुत से ऐसे चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, धरती को एक सुंदर जगह बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो विषय आएगा वो है वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल के अंदर कौन कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में है वो हम देखेंगे। ठीक है, जो वायु हम हवा लेते हैं ना, वो गैस के बारे में बात हो रही है जो हम हवा सांस लेते हैं। ठीक है भाई, दूसरी वीडियो में जल्दी से मिलने वाले हैं और अपना ध्यान जरूर रखिएगा। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज एंड हेल्प अदर्स। Thank you. Bye.